दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी उस लैंडलाइन के फोन की तरह है जो मोबाइल के आते ही बेकार हो गया? क्या आपको भी लगता है आप वो बल्ब हो जो एलईडी के आने पर फीका पड़ गया? क्या आपको भी लगता है आप वो कैसेट प्लेयर हो जिसे डिजिटल म्यूजिक ने गुजरे जमाने की चीज बना दिया? या फिर आप वो VHS टेप हो जिसे टेक्नोलॉजी और यूट्यूब ने इतिहास के पन्नों में दफन किया? या आप वो फ्लॉपी डिस्क हो जिसे USB ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज ने अप्रासंगिक कर दिया? या आप वो CRT टेलीविजन हो जिसे LED की चमक ने धुंधला कर दिया? या शायद आप वो ब्लैकबेरी का फोन हो जिसे आईफोन और एंड्रॉइड ने बाजार से बाहर कर दिया? क्या आपको भी लगता है आप वो फैक्स मशीन हो जो ईमेल के दौर में अब कहीं नहीं टिकती? या शायद आप वो अलार्म क्लॉक हो जिसे स्मार्टफोन के अलार्म के फंक्शन ने बेमतलब कर दिया? इन शॉर्ट, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा और आप इस धरती पर बोझ हो? मजाक छोड़ो, असल में हर इंसान को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा लगता है। तो आज 3 कहानियों और गीता ज्ञान से समझते हैं कि हम इस मानसिकता से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए पहले आते हैं पहली कहानी पर। स्पेन में जूलियो नाम का एक बच्चा जो जब केवल 10 वर्ष का था तभी से उसका एक सपना था कि उसको देश के लिए फुटबॉल खेलना है और इसके लिए वो चुना भी गया। अब वो गोलकीपिंग करने लग गया। जब वो खेलता था तब सभी बड़े बड़े खिलाड़ी उसका खेल देखते थे और सोचते थे कि ये बच्चा एक दिन स्पेन का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 गोलकीपर बनेगा। परंतु एक शाम इस बच्चे का एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण इसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। फुटबॉल तो छोड़ो, अब ये बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था। कई सालों तक ये बिस्तर पर पड़ा रहा। अब इसको ये तो क्लियर था कि वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसके बचपन का सपना चकनाचूर हो गया। बिस्तर पर बैठे बैठे इसने गाना लिखा, गाया और गिटार बजाना शुरू किया और ऐसा करते करते तकरीबन 5 साल बीत गए। फिर इसने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसके बाद वो ये कंपटीशन जीत गया। दोस्तों, ये व्यक्ति फुटबॉलर तो नहीं बन सका परंतु एक बहुत ही कामयाब सिंगर बना। 30 करोड़ से भी ज्यादा इसके एल्बम बिके और इसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, जूलियो इग्लेसिस। आते हैं दूसरी कहानी पर। रोहन और नीता दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इनके शरारतों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन दोनों स्कूल जा रहे थे तब रोहन को रास्ते में 3 भेड़ें दिखी जिन्हें देखकर रोहन के दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। पढ़ाई वढ़ाई में उसका मन तो लगता नहीं था तो उसने सोचा क्यों ना आज इन भेड़ों की मदद से कुछ ऐसा किया जाए कि स्कूल में पढ़ाई से ही छुट्टी हो जाए। उसने अपनी बहन नीता से कहा, क्या तुम स्कूल से पढ़ाई की छुट्टी चाहती हो? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। रोहन बोला, उधर सामने देखो 3 भेड़ें। नीता को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर 3 भेड़ें उनके स्कूल से पढ़ाई से छुटकारा कैसे दिलवा सकती हैं। रोहन ने आइडिया बताया और कहा कि वे दोनों आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद सबसे आखिर में जाएंगे और जाने से पहले इन भेड़ों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। नीता बोली, लेकिन इससे क्या होगा? रोहन ने कहा, कल जब सभी छात्र स्कूल आएंगे तो सभी भेड़ों को पकड़ने में व्यस्त हो जाएंगे और हमें पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। नीता ने अपने भाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या खूब, ये 3 भेड़ें तो 20 मिनट में पकड़ ली जाएंगी। उसके बाद क्या, पढ़ाई से छुट्टी तो केवल 15 से 20 मिनट की मिलेगी। अब रोहन उसकी बात सुनकर थोड़ी देर हंसा और बोला, इनको ढूंढना इतना आसान ना होगा, तुम बस सब्र रखो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर वो दोनों स्कूल चले गए और स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी दोनों पढ़ाई के बहाने क्लास में ही रुक गए और जब सभी स्कूल के छात्र घर चले गए तब ये तीनों भेड़ों को पकड़कर स्कूल के अंदर ले आए। रोहन ने हाथ में काला रंग लेकर उन भेड़ों के ऊपर काले रंग का एक गोला बनाया और सफेद रंग से गोले के ऊपर नंबर लिखना शुरू किया। पहली भेड़ पर 1 नंबर, दूसरी पर नंबर 2 और तीसरी पर नंबर 4। नीना ने आश्चर्यचकित होकर रोहन से पूछा, तुमने ये क्या किया? तीसरे नंबर वाली बकरी पर 4 नंबर क्यों लिख दिया? रोहन मुस्कुराया और बोला, इन तीनों भेड़ों को तो कोई भी ढूंढ सकता है लेकिन मेरा आइडिया ये नहीं था। मेरा आइडिया था कल सभी तीसरे नंबर की भेड़ को ढूंढने के पीछे लगे रहेंगे और इस तरह उनका पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन तीसरी भेड़ तो मिलेगी ही नहीं। अब अगले दिन रोहन का प्लान कामयाब
हो गया। स्कूल में शोर मच गया। सभी को पहली, दूसरी और चौथी भेड़ तो आसानी से मिल गई, लेकिन तीसरी भेड़ किसी को ना मिली। स्कूल के सारे टीचर्स और बच्चों ने तीसरे नंबर की भेड़ को ढूंढने के लिए हर क्लास की तलाशी ली। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे तो भेड़ को ढूंढने के लिए छत तक चढ़ पड़े। सभी ने जी जान लगा दी, लेकिन किसी को भी तीसरी भेड़ ना मिली, क्योंकि जो है ही नहीं वो कहां से मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। महिला का कोई ना था। इसे हर रोज पीने के लिए गांव से दूर झरने से पानी भरना पड़ता था। महिला 2 बड़े बर्तनों की मदद लेती थी। उन बर्तनों को वो डंडे से बांधकर अपने कंधे के दोनों ओर लटका कर ले जाती थी। उसमें से एक बर्तन में थोड़ी सी दरार थी, जबकि दूसरे बर्तन में एक खरोंच तक नहीं थी। दूसरा बर्तन एकदम सही था। इस कारण जब महिला घर पहुंचती तो उसके एक बर्तन में तो पूरा पानी होता और टूटे हुए बर्तन में सिर्फ आधा पानी ही बच पाता। ऐसा 2 साल तक रोजाना चलता रहा। सही बर्तन को इस कारण अपने ऊपर गर्व था कि वह पूरा पानी पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं। वहीं दूसरा और बेचारा फूटा हुआ बर्तन इस बात को लेकर लज्जित था कि उसकी वजह से उस बुढ़िया की मेहनत बेकार चले जाती है और वह घड़ा आधा पानी ही उसके घर पहुंचा पाता है। शर्मिंदा हुए घड़े ने एक दिन अपना दुख महिला के आगे रख ही दिया। उसने कहा, मुझे अपने आप पर शर्म आती है, मैं आपके किसी काम का नहीं। महिला ने पूछा, क्यों? तुम अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हो? वह बर्तन महिला से दुखी होकर बोला, मुझ में एक दरार है जिसकी वजह से 2 साल में मुझ में जितना भी पानी आपने पहुंचाया, मैं उसका सिर्फ आधा पानी ही घर पहुंचा पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महिला उस बर्तन की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे फूलों को देखा है? बर्तन मायूस होकर बोला, नहीं। महिला बोली, मैं चाहती हूँ आज तुम रास्ते के किनारे लगे उन सुंदर फूलों को देखो। बर्तन ने इस बार वैसा ही किया। इस बार आते वक्त वह सुंदर फूलों को देखता हुआ आया और इन सुंदर फूलों को देखते देखते ही उसकी उदासी कम हो गई। परंतु फिर घर पहुँचते पहुँचते बर्तन के अंदर आधा पानी ही बच पाया। बर्तन फिर महिला से क्षमा मांगने लगा। महिला ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु रास्ते में जितने भी फूल खिले थे वह सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, ठीक बर्तन की तरफ एक भी फूल ना था। असल में मैं तुम्हारी इस कमजोरी को जानती थी और मैंने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर सुंदर फूलों के बीज बो दिए और जब हम घर वापस जाते थे तो तुम स्वयं ही उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी देकर सींचते रहते थे, जिस कारण इतने सुंदर फूल उग आए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही यह रास्ता इतना खूबसूरत हो गया है और अब मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाती हूँ। तुम जैसे हो, अगर वैसे ना होते तो ये सब कहाँ हो पाता। आपने पहली कहानी में देखा कैसे व्यक्ति सफल फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सका पर सफल गायक बन गया। असल में दूसरी कहानी की तरह हम सभी उस भेड़ को खोज रहे हैं जो है ही नहीं, यानी ये वो सब खूबियां हैं जो आप में नहीं है पर औरों में हैं। हो सकता है आपकी आवाज इतनी मधुर ही ना हो जितनी आपके दोस्त की है, इसीलिए आपका दोस्त अच्छा गायक बन सकता है, आप नहीं। परंतु आपके पास भी बहुत कुछ है जिसको आपने सारी उम्र नजरअंदाज कर लिया केवल अच्छी आवाज पाने की खोज में। हर इंसान तीसरी कहानी के उस टूटे बर्तन की तरह है जिसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली कहानी में जूलियो अपनी कमी के कारण फुटबॉल प्लेयर ना बन सका परंतु अच्छा गायक बन गया। दोस्तों, जिंदगी जब हमें बोझ लगने लगे तो याद रखना, हम सभी अपनी सभी कमियों को पूरा नहीं कर सकते, परंतु इन कमियों के साथ भी सफलता की राह पर चल सकते हैं। तो जब भी जिंदगी बोझ लगे, याद रखना कहानी में आप टूटे बर्तन की तरह अपनी कमियों पर ध्यान दे रहे हैं और हम सभी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि परमात्मा हम सबके साथ है। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, परमात्मा जड़ और चेतन पदार्थ व समस्त प्राणियों के भीतर है और बाहर भी है और वे अति सूक्ष्म होने के कारण किसी के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता। परमात्मा प्राणियों के निकट भी है और दूर भी है। ध्यान यहाँ दो, प्राणियों के निकट भी परमात्मा है और दूर भी। जब इसको सुनते हैं तो हमें ये श्री कृष्ण की बात कितनी विरोधाभास लगती है कि परमात्मा पास भी है और दूर भी। असल में ये निर्णय हमें लेना है कि परमात्मा से दूर जाना है या उनको निकट महसूस करना है, क्योंकि दूर जाने पर हमें अपनी कमियां टूटे बर्तन की तरह ही नजर आएंगी। हरे कृष्णा।